इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? एग्जिट पोल के आंकड़े हमने खोल दिए हैं, पिटारा खुल चुका है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है 185 सीटों के साथ। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में मामला एग्जिट पोल के मुताबिक टाई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां कमल खिलने जा रहा है, बीजेपी की सरकार एग्जिट पोल के मुताबिक साफ साफ बनती दिखाई दे रही है। गोवा में त्रिशंकु एग्जिट पोल के मुताबिक टाई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां कमल खिलने जा रहा है, बीजेपी की सरकार एग्जिट पोल के मुताबिक साफ साफ बनती दिखाई दे रही है। गोवा में त्रिशंकु विधानसभा है और मणिपुर की बात अभी फिलहाल हमने नहीं की है। तो यूपी की बड़ी बातें क्या क्या हैं ये हम आपको बताएंगे। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सुशांत के पास, जो आपको बताएंगे इन 4 राज्यों के बारे में कि क्या कहते हैं आंकड़े। शुक्रिया दीपक। इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उससे कई पार्टियों और नेताओं के चेहरे पर 12 बज सकते हैं। इंडिया न्यूज और एमआरसी का एग्जिट पोल जो बता रहा है उसके मुताबिक 4 राज्यों में से 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं है, यानी पूर्ण बहुमत किसी को नहीं है। लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि उसे कई जगहों पर सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बन रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का हाल आपको बताते हैं, सबसे बड़ा राज्य जिसमें 7 चरणों में मतदान हुआ। अगर आप देख सकते हैं बीजेपी गठबंधन को 185 सीटें मिल रही हैं और अगर आप 2012 के हिसाब से इसका कंपैरिजन करेंगे तो 138 सीट का फायदा हो रहा है बीजेपी गठबंधन को, जो कि बहुत बड़ा फायदा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 120 सीट मिल रही है, बीएसपी को 90 सीट और अन्य के खाते में 8 सीट जारी है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा यह ध्यान रखिएगा कि बीजेपी को यह एग्जिट पोल यह कहता है कि 33% वोट मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अमूमन जिसे 28-29% वोट मिल जाए उसकी सरकार बन जाती है, 200 के पार आंकड़ा चला जाता है, पर बीजेपी 33% वोट के बावजूद 202 का आंकड़ा नहीं पा रही है। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। ये वोट परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी गठबंधन को 33%, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 28%, बीएसपी को 25% और अन्य के खाते में 14% वोट शेयर गया है। यानी 33% वोट मिलने के बावजूद बीजेपी 200 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कई जगहों पर उसकी जीत का मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा है और कई जगहों पर बहुत कम है, जिसकी वजह से वोट शेयर तो ज्यादा दिखता है लेकिन सीट में कन्वर्ट नहीं होता और इसलिए वो 185 पर रुक जाती है। अगला राज्य जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं वो पंजाब है, जहां पर बीजेपी और अकाली गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहले ही कहा जा रहा था कि शायद एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान उठाना पड़ सकता है और यहां पर सबसे दिलचस्प बात यह रही कि आम आदमी पार्टी जो नई प्लेयर थी उसने 55 सीटें हासिल की। आप देखिए शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को 7 सीटें पंजाब में मिली हैं, यानी उसे 38 सीट का नुकसान हो रहा है। वहां पर कांग्रेस को 55 सीट मिल रही है, उसको 17 सीट का फायदा है। आम आदमी पार्टी नई प्लेयर होने के बावजूद जो वहां पर 2012 में मौजूद ही नहीं थी 55 सीट हासिल करती है, यानी उसके लिए सब कुछ फायदे में ही है और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं गई है। लेकिन यहां पर सरकार कैसे बनेगी अगर यही आंकड़े नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो वो एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। लेकिन केजरीवाल को और उनकी पार्टी को बड़ा फायदा पंजाब में हो रहा है। अगर वोट शेयर की बात करें पंजाब के अंदर तो वोट शेयर अगर आप देखेंगे 20% वोट शिरोमणि अकाली दल के खाते में है, कांग्रेस को 33% वोट मिल रहा है और आम आदमी पार्टी को 37% वोट मिल रहा है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो जो बीजेपी और अकाली दल का वोट था वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बट गया एक तरीके से और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से 4% ज्यादा वोट मिलने के बावजूद सीटें जो है वो कमोबेश बराबर मिल रही हैं। ये एक दिलचस्प बात दिखती है। अगले राज्य की तरफ अगर बढ़े तो वो उत्तराखंड है, जहां पर हरीश रावत की सरकार को झटका लगता है और वहां पर बीजेपी जो है स्पष्ट बहुमत पाती भी दिखती है। बीजेपी को 38 सीटें उत्तराखंड में मिल रही हैं, कांग्रेस को 30 और अन्य के खाते में 2 सीट जारी है। लेकिन ये याद रखिएगा कि चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में गए थे और उसका फायदा भी शायद बीजेपी को यहां पर मिला है। अगर वोट परसेंटेज की बात करें उत्तराखंड में इस एग्जिट पोल के मुताबिक 40% यानी 40% से थोड़ा ज्यादा वोट शेयर जो है वो बीजेपी के खाते में गया है और अन्य के खाते में 26.4% और कांग्रेस आपको वहां नहीं दिख रहा था उसके खाते में 33.4% वोट गया है। तो ये उत्तराखंड का हाल है। गोवा की अगर बात करें यहां पर भी मुकाबला दिलचस्प था क्योंकि आम आदमी पार्टी यहां पर चुनावी मैदान में उतरी थी और उसका दावा था उसको बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उसने नुकसान तो पहुंचाया है और बीजेपी को सत्ता में सीधे तौर पर पहुंचने से रोक दिया है। बीजेपी यहां पर 15 सीटें हासिल करने में कामयाब रही है, लेकिन पिछले बार के मुकाबले ये 6 सीट कम है, ये ध्यान रखिएगा और स्पष्ट बहुमत से उसको दूर कर देती है।
कांग्रेस 10 सीटें हासिल करने में गोवा में कामयाब रही है और उसको 1 सीट का फायदा हो रहा है। आम आदमी पार्टी को 7 सीटें वहां पर मिल रही हैं, जो उसके लिए फायदे की बात है। वो पहली बार गोवा में भी चुनाव लड़ रही थी और अन्य के खाते में 8 सीटें हैं। तो मोटे तौर पर अगर आप इन 4 राज्यों को समझने की कोशिश करें तो बीजेपी को कई राज्यों में फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि उसको सरकार बनाने के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी। उत्तराखंड इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी खुद अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है इस एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से। दीपक, सही आपने जो मुद्दे बताए हैं उसके हिसाब से गोवा में बीजेपी सबसे आगे है, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टाई है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बन रही है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। एक बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ 185 सीटें मिल रही है कमोबेश। यही बातें लगभग सभी एग्जिट पोल कह रहे हैं। तड़ित मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एग्जिट पोल में आप लोग, ये तो एक साइंस है जिसके आधार पर ये कैलकुलेशन होता है, आप कितना अंतर रखते हैं प्लस माइनस का? देखिए दीपक, इसमें चूंकि आप जब जाते हैं एग्जिट पोल करने तो आप सारी सीटों पर नहीं जाते, पहले तो आप सैंपल सिलेक्शन करते हैं कि किस ढंग से आप लोगों के बीच जाएं। अमूमन जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, 403 सीटें हैं, पॉसिबल नहीं है कि आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके इतने कम समय में आप कर पाए हर एक पोलिंग बूथ पर जा करके। तो पहले तो आप सीटें तय करते हैं कि किस इतिहास के हिसाब से ये सीटें एक ढंग की हैं, ये सीटें एक ढंग की हैं, इनका जातीय समीकरण ये है, इन सीटों पर अमूमन इन पार्टियों ने इस ढंग का इतिहास रखा हुआ है, उस हिसाब से उनमें सीटें सेलेक्ट करते हैं। फिर उसमें से पोलिंग बूथ तय किए जाते हैं कि इन पोलिंग बूथ पे जाया जाए जिनका इतिहास इस ढंग का, और उनके इतिहास को अपने इस सर्वे से चेक किया जाए कहाँ स्थिति बन रही है। हमारे उसमें 2-3 सवाल होते हैं। हम ये सिर्फ नहीं पूछते कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, उसके पहले हम पूछते हैं कि पिछले चुनाव में, जैसे अगर अभी हम विधानसभा चुनाव के लिए सर्वे करने गए तो हमने पूछा कि 2012 के चुनाव में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, अमुक विधायक आपकी सीट से चुन के आया था, तब आपने किस पार्टी को वोट दिया था? इस पार्टी को दिया था, इस विधायक को दिया था। फिर 2014 के चुनाव हुए तब आपने किस पार्टी को या किस सांसद को मुख को वोट दिया? अब भी जब चुनाव डल के आए हैं, आपने उंगली का निशान दिखाया कि हमने वोट डाला है, हमने उन्हीं से बात करी एग्जिट पोल में, तो आपने किस पार्टी को वोट दिया? इसमें हम पूरा वोट जो है उसकी शिफ्टिंग कहाँ हो रही है उसको चेक करते हैं। अब जैसे एक सवाल अभी सुशांत भी उठा रहे थे कि वोट शेयर तो बढ़ा बीजेपी का, 33% हो गया, लेकिन सीटें नहीं हो रही। इसमें ऐसा होता है कि जैसे आप चुनाव देखें, बाइपोलर है, अगर 1 to 1 है, पंजाब का देखिए पिछला चुनाव 41-42% दोनों पार्टियों को वोट आया था, अकाली बीजेपी को और कांग्रेस को, बावजूद 1.5% के मार्जिन से ही कांग्रेस बहुत पीछे रह गई थी। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 4 कॉर्नर फाइट थी, चारों तरफ से लोग आ रहे थे, कांग्रेस भी अलग लड़ रही थी, सपा भी, बसपा भी, बीजेपी भी। अब क्या है कि अगर सीधे तौर पे 1 to 1 फाइट है तो आपको चुनाव जीतने के लिए 38 से 40-42% वोट चाहिए, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं विधानसभा चुनाव में। अगर ट्रायंगुलर है तो आपको 34-35% वोट चाहिए, अगर 4 कॉर्नर है तो 29% पर भी पिछली बार सपा सरकार बना गई थी। इस बार उत्तर प्रदेश में 34-35% चाहिए 202 का आंकड़ा पार करने के लिए। ठीक है, 33-34% चाहिए और अभी बीजेपी सबसे आगे दिख रही है, लेकिन क्या वो वर्केबल मेजोरिटी बना देगी? हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जफर इस्लाम साहब जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन प्रेमचंद मिश्रा जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के संजय झा जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 जगह से खुशखबरी है, गोवा से है, उत्तराखंड से है और उत्तर प्रदेश से है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आप वर्केबल मेजोरिटी से काफी सीटें दूर है। ऐसे में आपको क्या लगता है किसके साथ अलायंस करेंगे? क्या पोस्टपोल सिनेरियो होगा आपके लिए? दीपक जी, वो तो एक मेयर स्पेकुलेशन होगा हमारे लिए आज के वक्त, इसलिए कि हमारी एस्टिमेट के हिसाब से जो भी हमने इंटरनल असेसमेंट किया है बूथ टू बूथ बेसिस पे, तो मुझे लगता है कि हमें 200 का नंबर से बहुत ऊपर आएगा। हम कम से कम बाकी जो अपोजिशन पार्टी है वो 150-60 में सिमट जाएंगे और हमें 240 और 250 के आसपास आएगा, ऐसा अनुमान हमारा इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से है। तो आज के वक्त, इस वक्त जब हम ये नंबर हम जब कॉन्फिडेंस है उस तरह का, तो हमें ये स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए कि हमें किसी के साथ अलायंस करना पड़ेगा, इसलिए कि उसकी ना तो मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन आने की कोई भी आशंका है। और उत्तर प्रदेश में तो हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी, लेकिन साथ साथ में एक बात और कहना चाहूंगा दीपक जी, कि जो आपने जो नंबर दिखाया है गोवा के,
ये जो भी एजेंसीज दिखा रही है नंबर जो सर्वे किया उन्होंने, मुझे लगता है कि हमारे एस्टिमेट से बहुत कम है। मुझे लगता है कम से कम 25 सीटें आएंगी हमें गोवा में, और उससे कम नहीं आएंगे। और उत्तराखंड की बात अगर करें तो उत्तराखंड में हमको लगता है कि हमें 30 में नहीं बल्कि 4 हैंडल में सीट होंगी और 41-42 कम से कम होंगी। जहां तक पंजाब का मामला है दीपक जी, वहां मैं ये कह सकता हूं कि पंजाब की जनता जो है वो बराबर हर 5 साल बाद ऑल्टरनेट सरकार चाहती है, ऑल्टरनेट पार्टी को देती है, बार बार मौका देती है। पिछली बार उसने हमें मौका दोबारा दिया था। 10 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि पंजाब की जनता फिर से एक बार दूसरी पार्टी को चांस दे, लेकिन जो नंबर दिख रहे हैं 7 और 10 नंबर, उससे हमारी सहमति नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे को उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हो सकता है उनको मौका पंजाब की जनता दे दे। प्रेमचंद मिश्रा जी, सबसे बड़े लूजर के तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी पिट रही है, उत्तराखंड में भी पिट रही है, गोवा में भी पिट रही है, और पंजाब में भी एक तरह से आम आदमी पार्टी से झटका खा सकती है, इसकी संभावना है। इसके बावजूद कि आम आदमी पार्टी एक नई खड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टी है, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है मिश्रा जी हमारे साथ अवेलेबल नहीं है। यही सवाल लेकर मैं आम आदमी पार्टी के पास जाऊंगा। संजय झा जी, हम तो ये मान के ही चल रहे थे कि आम आदमी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनेगी। सवाल बहुमत का है। अगर आपको बहुमत मिल जाता है जिससे आप 4 कम हैं, तो क्या मेरा बड़ा सीधा सवाल है, अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे अगर बहुमत की नौबत आती है तो? और मैं बताऊं आपको, देखिए हम लोग पंजाब में सरकार बना रहे हैं और पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं। मैं खुद भी पंजाब के अलग अलग हलकों में होके आया हूं। मैं लुधियाना में था, मैं मालवा में था, मैं गुरदासपुर में था। तो मैंने ये देखा है कि लोगों में काफी एक्साइटमेंट थी और लोग एकजुट होकर, जो हमारा वोटिंग पैटर्न हमेशा रहा है कि यूथ और महिला आगे आके वोट करते रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं, इसमें इफ और कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग मैंडेट में आते हैं, उसके बाद सीएम कौन बनेगा वो तय किया जाएगा। नहीं, अरविंद केजरीवाल है कि नहीं एक संभावना, क्योंकि यहां तो एक लंगड़े राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं अधिकारों के मामले में, वहां पे पूर्ण राज्य है। नहीं, अरविंद जी ने पहले खुद ही उन्होंने पहले भी कहा है उन्होंने कि पंजाब के लोग ही पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब के लोग ही, ये बड़ा वेग सा स्टेटमेंट है। राणा, आपको क्या लगता है, ये वेग सा स्टेटमेंट है या अरविंद केजरीवाल जब तक बहुमत नहीं हो जाता है, जब तक सरकार नहीं बन जाती है, जब तक शपथ विधि के लिए नहीं बुला लेते हैं, तब तक अपने कार्ड्स अपने जेब में रखेंगे? ऐसा वो लगातार करते रहे हैं। मनीष सिसोदिया का एक बयान चुनाव के दौरान आया था कि आप यह मानकर चलिए कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होंगे। थोड़ी देर के लिए लोगों के बीच यह राय बनने लगी कि ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली छोड़कर तो पंजाब में है, क्योंकि पंजाब एक पूरी तरह से राज्य का दर्जा पाया हुआ हिस्सा है और दिल्ली में वैसी सहूलियत या वैसी सुविधाएं उनको मिलती नहीं, वैसी आजादी नहीं मिलती है जैसी आजादी वो चाहते हैं। तो पंजाब शायद उनके लिए एक बड़ा ठिकाना हो जाए, बेहतर ठिकाना हो जाए। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल ने खुद ही ठीक किया था कि नहीं, ऐसा है नहीं। दरअसल जो भी होगा हमारी तरफ से वो मेरा नुमाइंदा होगा और जैसा मैं चाहूंगा, जिस तरह से पार्टी चाहेगी उस तरीके से वो काम करेगा। तो थोड़ी देर के लिए पंजाब के लोगों के बीच में खुशफहमी जो उनके अपने लोग होंगे ये बनी थी और उसके आधार पर उनको लगा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं। लेकिन केजरीवाल अगर पंजाब जाएंगे तो दिल्ली में उनकी बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि उन्होंने जब शपथ ली थी तो यह वादा किया था कि 5 साल तक दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, दिल्ली की सेवा करूंगा। और अगर एमसीडी चुनाव से ठीक पहले अगर पंजाब चले जाएंगे तो एमसीडी चुनाव में उनको बहुत नुकसान हो जाएगा, वो समझते हैं। और वो हिसाब किताब गाना नहीं सुना रहा, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। तो आम आदमी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। संजय झा भी मुस्कुराएंगे मेरी बात को सुन के कि आम आदमी पार्टी भी वादा तोड़ सकती है, कई मामलों में तोड़ा भी है। कसम खाई थी उन्होंने कि कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन बाद में बना ली। लेकिन अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हमारे साथ 2 मुख्य लोग जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मौलाना अंसार रजा हैं जो बीएसपी के सपोर्टर हैं, बीएसपी के लिए कैंपेन किया था उन्होंने बाकायदा उत्तर प्रदेश के अंदर। और मेरे साथ एक यंग लीडर पंखुड़ी पाठक हैं जो कि समाजवादी पार्टी से आती हैं। और कांग्रेस से प्रेमचंद मिश्रा साहब, जिनसे मैं सवाल पूछ रहा था पंजाब के मामले में, वो मुझसे कट गए थे लेकिन अब वापस फिर से जुड़ गए हैं। मौलाना अंसार रजा, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, अब तो जो मामला है हाथी ने सब लुटा दिया। ये कैसे कह सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ, एग्जिट पोल बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने पोल हैं वही बता रहे हैं सब। पोल का महापोल करवा लीजिए अंसार रजा साहब, मौलाना साहब, तभी यही बता रहे हैं। दिल्ली में भी एग्जिट पोल आप लोगों ने करवाए थे
और 43 सीट आप बीजेपी को दे रहे थे, 4 हट गई थी, 3 बची थी उसमें से। तो एग्जिट पोल को कहां तक आप वो देखेंगे? देखिए, एग्जिट पोल जिन लोगों ने किया है हम उनको सलाम करते हैं, मेहनत की उन लोगों ने, और जो भी निकाल करके लाए हैं बड़ी मेहनत करके लेकर के आए। लेकिन दीपक जी, सच्चाई यही है कि जो कुछ होगा वो सब 11 तारीख को होगा। आंकड़े से कुछ भी निकाल सकते हैं, हम दिल के लिए कह सकते हैं कि 185 बीजेपी को जा रही है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता एक चैनल पे हमारे साथ थे, वो 230 बता रहे हैं। तो बताने के लिए कुछ भी बताया जाता है। हम भी कह रहे हैं आप कितने बता रहे हैं? 185 सीट हमारी, आपकी 185। तो फिर भी आपको बीजेपी से अलायंस करना पड़ेगा। नहीं, बीजेपी से तो नहीं, राखी तो बंधवानी पड़ेगी आपको। भैया दूज आ रहा है इधर। देखिए, भैया दूज हम दूसरी जगह बुआ भतीजे का भी तो हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। अरे छोड़िए ना, बुआ भतीजे जब आप यहाँ नहीं संभाला आप तो ये कह रहे हैं कि का अलायंस होगा, आप तो ये कह रहे हैं यूज कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर में, जब कश्मीर में गेंडे का सांप का हो सकता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, कश्मीर में अभी जो 1995 का गेस्ट हाउस केस है उसका जजमेंट आने वाला है, जिसको लेकर मायावती जी हमेशा नाराज रहती है मुलायम सिंह से। दीपक जी, आपके जैसा दानिश्वर जर्नलिस्ट जिसको दुनिया लोहा मानती हो, जिसका वो अगर कश्मीर नहीं पहुंच पा रहा है, वो खाली लखनऊ तक घूमेगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं, अभी तो लखनऊ तक घूमना है ना। जब कश्मीर चलेंगे तो मौलाना साहब हम दोनों चलेंगे, सरकार दोनों कश्मीर चलेंगे। हम काहे को जाएंगे साहब? रहने दीजिए, भी दिल्ली का काम करने दीजिए। कहाँ मरवा रहे हैं आप कश्मीर ले जाकर? हम चलेंगे ना, घूम के आ जाएंगे हम लोग। राजा साहब को 2 बातें मैं आपकी ठीक कर देना चाहता हूं। देखिए, एग्जिट पोल जो होता है एक साइंटिफिक तरीका होता है जिसके आधार पर एग्जिट पोल सामने आता है। देश में जितने भी एग्जिट पोल होते हैं 90% मामलों में ऐसा ही होता है कि जिस तरह से पोजीशनिंग होती है पार्टी की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कमोबेश स्थिति वैसे ही रह जाती है, सीटों में फेरबदल हो जाता है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि अगर भतीजे और बुआ के बीच में सहमति हो जाती है, यह बात आप चुनाव के दौरान कर लेते ना। चुनाव जब हो रहे थे उस दौरान आप कह लेते हैं। ये नहीं कहा कि हो रही है, वो तो इन्होंने संभावना जताई है कि साहब बीजेपी के साथ। अरे इसलिए संभावना जताई कि उसके पहले आपके रिश्ते नाते बने रहे हैं। बहन मायावती ऐसा नहीं है, क्लियर कर दिया है अपनी तमाम स्पीचों में कि हम चाहे घर बैठे रहेंगे, विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये वो क्लियर कर चुकी हैं। अब देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक सपोर्टर हूं। उनका पार्टी है, वो क्या फैसला लेती है तो वक्त बता गया। लेकिन हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अभी ऐसा कोई संभावना नहीं। पंकुड़ी, आपके फाइनल रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पर जो छटपटाहट है और जो गुस्सा है वो सामने आने लगा है। आजम खान कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी की दूसरी पत्नी यानी साधना गुप्ता को अखिलेश के खिलाफ ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि इस अलायंस ने तो हमको डुबा दिया, 19 सीटें तो हम सीधे सीधे ऐसे हार गए क्योंकि इन सब पर आपस में फ्रेंडली मैच कर रहे थे हम लोग। तो आप हम ये मान के चले कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस वक्त हार मान ली है? देखिए, हम लोगों ने तो इस तरह की बातें मुझे लगता है पूरे चुनाव में ही सुनी। जब से कि अलायंस हुई उससे पहले से हम ऐसी बातें और कैसी इससे भी बुरी बुरी बातें हम लोगों ने सुनी। हम जैसे लोग बोल रहे थे कि कितना बढ़िया अलायंस है। देखिए, 2 युवा लोग साथ आ गए। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर दिया अखिलेश यादव ने। बहुत बढ़िया अलायंस हम खुद कह रहे थे। और जीतते हुए आप देखिए, एग्जिट पोल जितनी बार हम लोग पहले देख चुके हैं जिस तरह से गलत आए, और मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया में आप देखिए, जब अमेरिका जैसे देश में प्रेडिक्शंस गलत हो सकते हैं, ब्रेक्सिट का प्रेडिक्शन गलत हो सकता है, तो ये तो एक प्रदेश का चुनाव है। तो हमारा ये मानना है कि हमारी सरकार आएगी और अलायंस बहुत अच्छा है। क्या बोलते हैं, यादव और पासवान को आप ब्रेक्सिट पे ले जा रही है? नहीं, देखिए समय बदल गया है, लंदन ले जाते हैं। समय बदल गया है। कास्ट कैलकुलेशन पे अगर आप जाएंगे तो आपको जो नतीजे मिलेंगे वो असलियत से बहुत अलग मिलेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर ये नहीं होता है कि पीपल कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। ऐसा होता था, बहुत पुरानी कहावत है। आपकी पार्टी यादवों पर और मुसलमानों पर यादव ने वोट दिया है। और मैं आपको फिगर बताता हूँ, आंकड़ा दिखाई यादव का आंकड़ा दिखा देता हूँ। एग्जिट पोल का आंकड़ा है, ये रिजल्ट का आंकड़ा नहीं है। नहीं तो हम तो आपको रिजल्ट का मुझे लगता है कि बहुत आप लोग नहीं, हम चर्चा 11 को भी करेंगे, साथ बैठेंगे, और मुझे लगता है हक में नहीं दिख रहा है तो आपको 10 तरह के तर्क और 10 तरह के हम तो 11 को यहीं होंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों ने एग्जिट पोल किया उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस चुनाव के बाद। जैसे बिहार में भी हमने देखा था कि जिस तरह से कम आंका गया महागठबंधन को, और उसके बाद चुनाव जिस दिन हुआ, जिस दिन रिजल्ट आया, उसकी सुबह तक कह रहे थे कि भाजपा जीतेगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ऊपरी एक इसमें जो आप ये पिक्चर है बहुत ऊपरी है, असलियत बहुत अलग है। अभी तक 2 लोग बचे हुए, प्रेमचंद मिश्रा और विवेक अवस्थी। सबसे पहले प्रेमचंद मिश्रा जी के पास चलूंगा। प्रेमचंद मिश्रा जी, अफसोस है कि आपने अलायंस किया? नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। हमने सोच समझ के अलायंस किया है और हमारे अलायंस की विश्वसनीयता जनता में है, जनता ने इसे पसंद किया है।
और हमने भाईचारा की बात की है, विकास की बात की है। हम स्मशान और कब्रिस्तान की बात करके पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं करने वाले। एग्जिट पोल को लेकर आप जानते हैं कांग्रेस का स्टैंड आरंभ से ही रहा है कि हम इसमें भाग भी नहीं लेते रहे। एग्जिट पोल प्रायः गलत साबित होते रहे, कभी कभी ठीक भी होते, तो मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन जो एग्जिट पोल आप दिखा रहे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा, हम सरकार बनाएंगे। पंजाब में हमें 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। उत्तराखंड में भी सरकार कांग्रेस की होगी। मणिपुर में जो आप दिखा रहे हैं ये चौंकाने वाला है, ये विश्वसनीय नहीं है कि बीजेपी को वहां भी सफलता मिलने जा रही है। और गोवा में तो हर हालत में मानिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। जो चुनाव के समय माहौल था और जो परिस्थितियां हैं, अब जिस तरह से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कमी है, आम जनता, गरीब, मिडिल क्लास परेशान हुआ है, बीजेपी को कोई वोट करेगा और सत्ता में लाएगा, चलिए, यह अपने आप में विश्वसनीय नहीं लगता। मैं आपकी बात पे इतना ही कमेंट करूंगा कि 11 तारीख को आप कांग्रेस 11 तारीख को आप गायब मत हो जाना। 11 तारीख को आप भी बैठेंगे, मैं भी बैठेंगे और इसी पर बात करेंगे। विवेक, आपको आश्चर्य लग रहा है बीजेपी को नंबर 1 पार्टी देखकर? क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था लोगों को कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि अखिलेश और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो आगे निकल जाए, क्योंकि शुरुआत से माहौल ऐसा बना हुआ था। देखिए दीपक, मुझे एकदम आश्चर्य नहीं आपके फिगर्स को देख के। 185 प्लस जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसको देख के मुझे कतई आश्चर्य नहीं है। न ही अलायंस का जो फिगर 120, उसको देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है। हालांकि मैं थोड़ा सा आपसे इत्तेफाक कम रखूंगा 120 के फिगर में। मैं इसको इससे भी 10 या 20 नीचे देख रहा हूं। और बीएसपी के फिगर को लेकर आपको आश्चर्य है? बीएसपी का फिगर भी मुझे आपका थोड़ा सा ज्यादा लगता है। मुझे लगता है कि 70 से 75 के बीच में कहीं जाके टिकना चाहिए। 70 से 75, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखा जाए, हम लोग लड़ाई में है नहीं, न बीएसपी लड़ाई में है और न एसपी और कांग्रेस गठबंधन। सर, लड़ाई हो चुकी है, अब नतीजे आने का टाइम है। लड़ाई में नहीं थे हम लोग। मैं तो ये कह रहा हूं कि लड़ाई हो चुकी है। मतलब 400 के ऊपर जा रही है बीजेपी। नहीं सर, 400 के ऊपर बीजेपी जा रही है। 450 प्राइम मिनिस्टर 3 दिन तक डेरा डालते अपनी इज्जत बचाने के लिए। 300-400 से ऊपर जा रही है बीजेपी अपनी इज्जत बचाने के लिए। 403 से ऊपर उनका बस नहीं चला, वरना जिस दिन वोटिंग पड़ रही थी उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर वहां बैठे होते कि भाइयों बहनों ध्यान रखना, हमारी इज्जत न डूब जाए। गलत क्या है इसमें? अरे गलत क्या है? प्राइम मिनिस्टर के वोट मांगते हैं तो गलत क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं, गलत क्या है? प्रचार मंत्री बनकर के रहेगा प्रधानमंत्री की जगह। प्रचार मंत्री भी हो, प्रधानमंत्री भी तो है ना। अच्छा, आने दीजिए साहब, 11 तारीख के बाद सामने आ जाएंगे। खबर आ रही है, जरूरत पड़ने पर बीएसपी के साथ जा सकती है समाजवादी पार्टी। पंखुड़ी फटाक से बोल दीजिए, यही बात अभी मौलाना साहब कर रहे थे। कहाँ से खबर आ रही है? बीबीसी हिंदी को इंटरव्यू दिया है अखिलेश ने। नहीं, हमें अभी तक इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं मिली है। और जहाँ तक हमारी पार्टी का स्टैंड है, मुझे लगता है कि इस तरह की कोई बात नहीं। हम इतना कह सकते हैं कि इंडिया न्यूज अखिलेश यादव देख रहे हैं। इंडिया न्यूज अखिलेश यादव देख रहे हैं, मतलब मौलाना अंसार रजा की बात हमने स्वीकार कर ली। मौलाना साहब, मतलब आपका तो आखिरी 12 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में लग रहा है मुझे। 12 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई के अंदर है इस वक्त मौलाना अंसार रजा के साथ। अगर ये असंभव पॉलिटिकल इक्वेशन संभव हो जाता है तो, क्योंकि जिस तरह की राइवलरी मैंने 1995 से मुलायम और मायावती को देखी है, उससे ये मुझे कम से कम असंभव लगता है। लेकिन राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं है। ब्रेक के बाद आएंगे, बात करेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे, बात करेंगे यूपी के साथ साथ अन्य राज्यों की भी। पंजाब की बात हमने कर ली है, लेकिन एक बार फिर से हम उत्तराखंड के छोटे छोटे रिएक्शंस लेंगे, क्योंकि सभी पार्टियों के नेता मौजूद है हमारे साथ। ब्रेक के बाद।